हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इन करंट अफेयर्स को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि सभी करंट अफेयर्स में आपको बढ़िया तरीके से याद भी करा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। तो आप याद रखिएगा भाई कि राजीव कुमार ने अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। मतलब कि चुनाव आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है भाई? राजीव कुमार ने। अब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा एवं चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। ठीक है भाई, तो आप याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है भाई, और दो चुनाव आयुक्त हैं, एक हो गए राजीव कुमार और एक हो गए सुशील चंद्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और एक हो गए राजीव कुमार चुनाव आयुक्त और एक कौन हो गए हैं भाई? आपके सुशील चंद्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मूल संविधान में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1993 इसमें क्या कर दिया गया कि चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 क्या होंगे भाई? चुनाव आयुक्त होंगे, और इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो अगर वर्तमान में बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 2022 तक जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2022 तक जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। थर्ड न्यूज़ है आपकी कि 1 जून 2021 से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क को कब से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 जून 2021 से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सोने के आभूषणों पे हॉलमार्क को कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा भाई? 1 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 न्यूज़ पढ़ी। पहली पढ़ी है कि राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के स्थान पर आ गए हैं भाई, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। किसके स्थान पर? अशोक लवासा के स्थान पर राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और उनके साथ हैं चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। सेकेंड पढ़ी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ गया है। और थर्ड, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क 1 जून 2021 से अनिवार्य किया जाएगा। अब आते हैं फोर्थ न्यूज़ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी कि WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO ने हाल ही में कौन से महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया है। नाइजीरिया पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कौन सा है? नाइजीरिया। पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश आप याद रखिएगा कौन सा देश है भाई? नाइजीरिया। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे दो देश बचे हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। मतलब कि दो देश जहां पर पोलियो वायरस मौजूद है। तो कौन कौन से हैं भाई? एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। बाकी सभी कंट्रीज पोलियो वायरस से फ्री हो चुकी हैं। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देश बचे हैं जहां पोलियो वायरस है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब WHO ने 27 मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 27 मार्च 2014। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 27 मार्च 2014। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था? 27 मार्च 2014 को। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना हुई है 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, सभी लोग जानते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो महानिदेशक हैं कौन है? टेड्रोस एडानॉम है। ठीक है भाई, इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानॉम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है आपकी फिफ्थ न्यूज़ की हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड मास्टर्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप याद रखिएगा कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीलकंठ भानु ने। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीलकंठ भानु ने जीता है। अगली न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के राज्यों का निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर दिल्ली रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पूछ सकता है आपसे कि निर्यात तत्परता सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? तो आप याद रखिएगा कौन जारी करता है भाई? नीति आयोग जारी करता है। निर्यात तत्परता सूचकांक को, राज्यों के निर्यात तत्परता सूचकांक को कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और इस पे पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है भाई? गुजरात रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि निर्यात तत्परता सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात रहा। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य कौन रहा भाई? दिल्ली रहा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर दिल्ली रहा। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये तीनों न्यूज़ अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। फोर्थ न्यूज़ आपकी थी कि WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया है और पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश कौन सा है भाई? नाइजीरिया है। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही अब बचे हैं पोलियो वायरस वाले देश। अगर हम बात करें भारत कब मुक्त हुआ था पोलियो मुक्त? 27 मार्च 2014। WHO की स्थापना 1948, मुख्यालय जिनेवा और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानॉम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीलकंठ भानु ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका कि नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? गुजरात। और नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश रहा दिल्ली। तो चलिए अब आप मेरे साथ इनके उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इनके उत्तर देने हैं। चलिए, तो पहला है नए चुनाव आयुक्त। तो नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं भाई? राजीव कुमार। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि राजीव कुमार अशोक लवासा के स्थान पर नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त हो गए हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है DRDO के अध्यक्ष। तो DRDO के अध्यक्ष सभी को पता है भाई कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 और मुख्यालय दिल्ली। अगला किस तिथि में से आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 1 जून 2021 से।
ठीक, चलिए अगला है, अगला आंसर दे दीजिए। पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश कौन सा है भाई? नाइजीरिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। और अगर हम बात करें तो अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। और भारत कब मुक्त हुआ था पोलियो से? तो आप याद रखिएगा 27 मार्च 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानॉम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता है भाई? याद रखिएगा नीलकंठ भानु ने। ठीक, किसने जीता है? नीलकंठ भानु ने जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है राज्यों का निर्यात तत्परता सूचकांक। राज्यों में पहले स्थान पे है गुजरात। और वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में कौन है भाई? दिल्ली। और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो उम्मीद करता हूं कि सभी न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और इनके उत्तर देके आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। चलिए 7th न्यूज़ देखते हैं। तो इस पे बोला गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ठीक है भाई, कौन सी पुस्तक के लिए? उनकी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है। 8th न्यूज़ देखते हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को, और इसने 6 वर्ष पूरे किए हैं। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने 28 अगस्त 2014 से 14 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए। 9th न्यूज़ देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरकार ने देश के क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों की मंजूरी दी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा कि उड़ान योजना का संबंध देश के क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए है। उड़ान योजना का संबंध देश के क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। और अगर हम बात करें कौन सी पुस्तक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो 8th न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। इस साल 6 वर्ष पूरे किए हैं और देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना इसका लक्ष्य था। 9th न्यूज़ है कि सरकार, अगर हम बात करें उड़ान योजना का संबंध है देश के क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गई होंगी। तो चलिए आप फटाफट से मेरे साथ इनका उत्तर दीजिए। 7th न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिके लुकास और क्या हो जाएगा? रिजनेवेल्ड को दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो आप याद रखिएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2020 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका आना बिल्कुल 100% तय है। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी भाई? 28 अगस्त
2014 को शुरू हुई थी। और अगला है कि उड़ान योजना का संबंध है तो देश के क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 10th न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, तो देख लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल 7 वर्ष एवं 8 माह रहा। जापान के नए प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। तो आप याद रखिएगा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और अब जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, योशिहिदे सुगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आप याद रखिएगा योशिहिदे सुगा बन गए हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ठीक, योशिहिदे सुगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11th न्यूज़ है, जूड फेलिक्स हॉकी, योगेश मालवीय मलखंभ, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हुंडू वुशु और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन को वर्ष 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस किस को सम्मानित किया गया है। तो पहले हैं जूड फेलिक्स, और काहे से संबंधित है भाई, ये हॉकी से संबंधित। तो आप याद रखिएगा कि 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है जूड फेलिक्स को, हॉकी से संबंधित है। योगेश मालवीय किससे संबंधित है, मलखंभ से। तो आप याद रखिएगा 2020 का आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, योगेश मालवीय। किससे संबंधित है, मलखंभ। जूड फेलिक्स हॉकी और योगेश मालवीय मलखंभ। अगला देखें तो जसपाल राणा किससे संबंधित है, निशानेबाजी। तो आप याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जसपाल राणा निशानेबाजी। कुलदीप कुमार हुंडू किससे संबंधित है, वुशु। तो आप याद रखिएगा कुलदीप कुमार हुंडू वुशु, और क्या मिला है इनको, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। और गौरव खन्ना किससे संबंधित है, पैरा बैडमिंटन। इनको क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। तो आप याद रखिएगा जूड फेलिक्स हॉकी, योगेश मालवीय मलखंभ, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हुंडू वुशु और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12th न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को पता ही होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पता है भाई कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि 1905 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों न्यूज़ भी आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया और नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। अगला है जूड फेलिक्स हॉकी, योगेश मालवीय मलखंभ, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हुंडू वुशु और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलिए अब आप फटाफट से इनका उत्तर मेरे साथ दीजिए। जापान के नए प्रधानमंत्री, तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं भाई, योशिहिदे सुगा। ठीक, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, योशिहिदे सुगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शिंजो आबे ने क्या कर दिया है, आप अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार इस साल कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। एक हैं जूड फेलिक्स, काहे से संबंधित है भाई, हॉकी से। एक हैं योगेश मालवीय, काहे से संबंधित है, मलखंभ से। एक हैं आपके जसपाल राणा, किससे संबंधित है, निशानेबाजी से।
एक हैं कुलदीप कुमार, किससे संबंधित हैं, वुशु से, और गौरव खन्ना किससे संबंधित हैं, पैरा बैडमिंटन से। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 में इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और आपने मेरे साथ इनका उत्तर दिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, तो इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। न्यूज़ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को 25 लाख तथा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले तक खेल रत्न से सम्मानित होने वाले को 7.5 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती थी। द्रोणाचार्य यानी कि लाइफ टाइम पुरस्कार पाने वाले को अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 15 लाख रुपए दिए जाते थे और अब कितने दिए जाएंगे, इसमें 25 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अर्जुन पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या होता है भाई, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब कितने दिए जाते हैं, तो अब दिए जाते हैं इस पे आप याद रखिएगा 15 लाख रुपए। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गलती हो गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले को पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 25 लाख मिलने लगे हैं। और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार वाले को 5 लाख रुपए मिलते थे, अब कितने मिलने लगे हैं, 15 लाख रुपए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, तो आप याद रखिएगा 25 लाख रुपए। और वहीं अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए। इस साल किन किन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया है। अब आते हैं 14th न्यूज़ पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान एवं उनके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो आप याद रखिएगा कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 15th न्यूज़ है हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। तो आप याद रखिएगा कहाँ पे भाई, इंडोनेशिया। तो आप याद रखिएगा कि माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी सभी लोगों को पता है क्या है भाई, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया के अगर बात करें राष्ट्रपति तो कौन है भाई, जोको विडोडो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, तो आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो। और माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। तो चलिए आप इनका उत्तर दीजिए मेरे साथ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, इनामी राशि कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की हो गई है 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी कितनी हो गई है, 15 लाख रुपए। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और माउंट सिनेबांग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी न्यूज़ आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी और इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ नंबर 16 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण
हॉर्नबिल पक्षी के निवास के स्थान पर खतरे में पड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है भाई, वो अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई, पेमा खांडू हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। हॉर्नबिल पक्षी, अरुणाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं तो सऊदी अरब ने जिस देश के साथ अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, तो याद रखिएगा किस देश के साथ भाई, पाकिस्तान। सऊदी अरब ने अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को पाकिस्तान के साथ समाप्त कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के साथ उसकी पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सऊदी अरब ने अपनी तेल और ऋण की आपूर्ति को पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली न्यूज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, तो कौन से देश के साथ भाई, इजराइल के साथ हुआ है। तो याद रखिएगा अमेरिका की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है। अमेरिका की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी सभी को पता है भाई क्या है, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और अगर हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री, तो सभी को पता है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए अब हम फटाफट से इनका उत्तर देते हैं। तो जल्दी से आप उत्तर बताइए कि किस राज्य में हॉर्नबिल पक्षी के निवास पर खतरा हो गया है, तो ये कौन सा राज्य है भाई, अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। 17th है हमारा क्वेश्चन है कि सऊदी अरब ने किस देश से ऋण और तेल आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पाकिस्तान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका 18th, अमेरिका की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात का किस देश के साथ साझी समझौता हुआ है, तो आप याद रखिएगा कौन सा देश है भाई, इजराइल है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 19th न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। तो आप याद रखिएगा कि एरो 2 का सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है, इजराइल ने किया है। ठीक, तो आप याद रखिएगा उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किसने किया है, इजराइल ने। अब भी आपको बताएं कि इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और अगर हम बात करें इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 20वीं न्यूज़ है हमारी कि हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, तो कौन सा मंत्रालय है भाई, जल शक्ति मंत्रालय है। तो आप याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। वहीं अगर मैं बात करूं केंद्रीय जल मंत्री, तो आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जल मंत्री कौन है भाई, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने और केंद्रीय जल मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
21वीं न्यूज़ है हमारी कि जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? असम। तो आप याद रखिएगा कि अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? असम ने की है। तो आप याद रखिएगा कि अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है असम ने। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री सभी लोगों को पता है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहीं अगर हम बात करें असम के गवर्नर, तो ये कौन है भाई? जगदीश मुखी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अरुणोदय योजना कौन से राज्य से संबंधित है? असम से। 22वीं न्यूज़ है कि जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया, तो कौन है भाई? राहत इंदौरी। आप याद रखिएगा कि प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का हाल ही में इंदौर में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ आपको याद हो गई होंगी। पहले में हमने पढ़ा एरो 2 इजराइल की। एरो 2 का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगली न्यूज़ हमने देखी कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगली न्यूज़ हमने देखी है कि अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? असम ने। के अगर बात करें असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और अगली न्यूज़ देखी कि प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का इंदौर में निधन। तो चलिए फटाफट से इनके उत्तर दीजिए मेरे साथ। एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कौन से देश ने किया है भाई? इजराइल ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एरो 2 प्रणाली का मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो आप याद रखिएगा भाई कि कौन ने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। और केंद्रीय जल मंत्री आपको अभी मैंने बताया कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की कौन से राज्य ने की है भाई? असम ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उर्दू कवि जिनका हाल ही में निधन हुआ तो कौन है भाई? राहत इंदौरी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो हमारी 23rd न्यूज़ क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखिएगा भाई हाथी। हाथी के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हाथी के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। वहीं अगर हम बात करें विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी के साथ मानव टकराव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? ये प्रोजेक्ट चीता। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है, तो कौन सा है भाई? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता का संबंध कौन से देश के साथ है? तो आप याद रखिएगा चीन के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है आपकी 26वीं, जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र
स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो चलिए अब फटाफट से आप मेरे साथ इनका उत्तर दीजिए। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 12 अगस्त को। और हाथी के साथ मानव टकराव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट चीता का संबंध कौन से चीता का संबंध कौन से देश से है भाई? चीन से। ची से चीता और ची से चीन। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी यहाँ तक और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप याद रखिएगा कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। 28वीं न्यूज़ है आपकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया है? तो कहाँ पर किया है भाई? दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है आपकी कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे बनाया भाई? रोहित शर्मा को। तो आप याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड क्या नाम है भाई? ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? आपका रोहित शर्मा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। अगली न्यूज़ देखते हैं। तो जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो आप याद रखिएगा कौन से खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। तो आप बस ये याद रखिएगा कि आयका ताकाहाशी का संबंध कौन से खेल से था भाई? बैडमिंटन से था। आयका ताकाहाशी का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से है। इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। और कहाँ की खिलाड़ी हैं ये? जापान की। आयका ताकाहाशी बैडमिंटन से संबंधित हैं। कहाँ की हैं ये? जापान। तो यहाँ पर हमने पहली न्यूज़ देखी, यूपीएससी के नए चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन मोदी जी ने दिल्ली में किया है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को चुना गया है। और आयका ताकाहाशी बैडमिंटन से संबंधित हैं और कहाँ की खिलाड़ी हैं? जापान की। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर देते हैं कि यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो आप याद रखिएगा कहाँ पर किया है? दिल्ली में। अगला स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? रोहित शर्मा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रोहित शर्मा ओकले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आयका ताकाहाशी जापान की खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं भाई? तो ये आप याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से अगली न्यूज़ देखते हैं। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है, कोरमो जॉब्स ऐप। तो आप याद रखिएगा कि गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। इसको क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है कि कोरमो जॉब्स ऐप कौन सी संस्था कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आप याद रखिएगा कौन सी कंपनी है भाई? गूगल है। ठीक उल्टी चीज़ भी आपसे ये पूछ सकता है कि कोरमो जॉब्स ऐप भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? गूगल ने। ऑप्शन में आपको गूगल, फेसबुक सभी चीज़ें दी रहेंगी तो आप ये चीज़ याद रखिएगा।
भारत में रोजगार आवेदन हेतु गूगल ने कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है कि ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए इन स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। कितने करोड़ में भाई? 222 करोड़ में। तो आप याद रखिएगा कि आईपीएल 2020 जो कि यूएई में हो रहा है, इसका स्पॉन्सर कौन है भाई? ड्रीम 11 है। और कितने रुपए में स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? 222 करोड़ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले आईपीएल का स्पॉन्सरशिप वीवो मोबाइल कंपनी थी, लेकिन चूंकि भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति है, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। और इस बार आईपीएल 2020 का जो स्पॉन्सर है वो कौन है? ड्रीम 11। और इसमें कितने रुपए में स्पॉन्सरशिप ली है भाई? 222 करोड़। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, हाल ही में जिस देश में सुनहरे खोल के साथ एक जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, किस देश में भाई? नेपाल में। तो आप याद रखिएगा कि नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की क्या हुई है भाई? खोज हुई है। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की क्या हुई है? खोज हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है भाई? केपी शर्मा ओली। आप याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं, तो वह राज्य जिसने पढ़ाई तोहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो आप याद रखिएगा कि पढ़ाई तोहार पारा नामक योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। पढ़ाई तोहार पारा नामक योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं ये कौन है? अनुसुईया उइके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 4 न्यूज़ देखी। पहली देखी कि कोरमो जॉब्स ऐप भारत में रोजगार के लिए गूगल ने लॉन्च किया है। अगला है आईपीएल 2020 के स्पॉन्सरशिप के राइट्स ड्रीम 11 ने खरीदे हैं 222 करोड़ रुपए में। अगला है सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज कहाँ पर हुई है? नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गवर्नर है और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला है आपका पढ़ाई तोहार पारा नामक योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो चलिए फटाफट से इसके उत्तर देते हैं। गूगल द्वारा भारत में रोजगार हेतु लॉन्च ऐप क्या नाम है भाई? कोरमो जॉब्स ऐप। ठीक, आप याद रखिएगा, कोरमो जॉब्स ऐप। ठीक, गूगल के द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है भाई? ड्रीम 11। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और कितने रुपए में ने लिया है? 222 करोड़ में स्पॉन्सरशिप खरीदी है। अगला है सुनहरे खोल के साथ कछुए की खोज हुई है। कहाँ पर हुई है? नेपाल में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पढ़ाई तोहार पारा नामक योजना कहाँ पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध की प्रदान किया है, तो आप याद रखिएगा कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। तो आप याद रखिएगा भाई, भातभूत परियोजना का संबंध भरूच में कौन से राज्य से है? गुजरात से। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ये चीज़ अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। अगली न्यूज़ है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है, कौन से देश को कर रहा है? नेपाल को। तो आप याद रखिएगा, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता प्रदान कर रहा है? नेपाल को। यानी कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का संबंध कौन से देश से है भाई? नेपाल से है। और इसमें भारत के सहयोग से यह परियोजना चल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी आपको बताया मैंने केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी
ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त किया है। कौन है भाई? जीपी गर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी का कार्यकारी निदेशक कौन है भाई? अब जीपी गर्ग है। सेबी का कार्यकारी निदेशक कौन है? जीपी गर्ग। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सेबी का कार्यकारी निदेशक कौन है? जीपी गर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है, मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, कौन है भाई? निशिकांत कामत। तो आप याद रखिएगा कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता और निर्देशक निशिकांत कामत का क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो यहाँ पर हमने 4 न्यूज़ पढ़ी। भारतभूत परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात से। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का संबंध है नेपाल से। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन है भाई? जीपी गर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा। और मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता निर्देशक निशिकांत कामत का क्या हो गया है? निधन। चलिए तो फटाफट से इसके उत्तर देते हैं। भारतभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है कौन से राज्य ने? गुजरात ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये बार बार नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का संबंध कहाँ से है भाई? कौन से देश से है? नेपाल से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और भारत के सहयोग से यह परियोजना चल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गवर्नर हैं और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला है, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन है? जीपी गर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं जीपी गर्ग। निशिकांत कामत कौन थे? निर्माता और निर्देशक थे। निशिकांत कामत निर्माता और निर्देशक थे। आपसे इनकी फिल्म का नाम पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा, एक थी मदारी और एक कौन सी है भाई? दृश्यम है। बहुत सुपरहिट फिल्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, तो याद रखिएगा कहाँ पर कर रही है? मणिपुर में। दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण भारतीय रेलवे कहाँ पर कर रही है? मणिपुर में कर रही है, आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण भारतीय रेलवे मणिपुर पर कर रही है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मणिपुर के जो गवर्नर हैं ये कौन है भाई? नजमा हेपतुल्ला। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण भारतीय रेलवे मणिपुर में कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? तो आप याद रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दी है, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो आप याद रखिएगा भाई कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बनारस। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बनारस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, तो कौन है भाई? सुशांत सिंह राजपूत। तो आप याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, तो आप याद रखिएगा किसको किया है? सुशांत सिंह राजपूत को किया है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? सुशांत सिंह राजपूत। हो सकता है आपको ऑप्शन में इरफान खान और ऋषि कपूर भी कंफ्यूज करने के लिए दिए रहें, तो आप याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा सम्मानित दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। तो आप उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज कहाँ पर है? मणिपुर में। इसका निर्माण हो रहा है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला है कि बनारस
रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है किसका, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का। अगला है ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। और कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता कौन है, आपका दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत। तो चलिए फटाफट से इनके उत्तर देते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे लंबे रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है तो आप याद रखिएगा नजमा हेपतुल्ला। अगला है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम, तो आप याद रखिएगा क्या है, बनारस रेलवे स्टेशन। अगला है ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, हरभजन सिंह। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगली न्यूज़ है आपकी कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने जिस दिवंगत अभिनेता को सम्मानित किया, तो किसको किया है, सुशांत सिंह राजपूत को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये आपके अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर जितने भी थे वो सभी के सभी मैंने आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इनसे क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर बाई चांस हमसे टाइपिंग एरर हो जाती है तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।